संविधान में सबसे पहले नेल्सन मंडेला का फोटो है और हम लोगों को साउथ अफ्रीका में किस तरह से संविधान बना, साउथ अफ्रीका की क्या कंडीशन थी, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके बाद भारत का संविधान कैसे बना और उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैसे हुआ? इन्होंने कहा, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोगों ने पहले बात की थी कि अफ्रीका में जिस तरह से भारत में अंग्रेजों का शासन था, उसी तरह से अफ्रीका में भी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं अपन, साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने भारत को तो छोड़ दिया 1947 में, लेकिन साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ा। उसका मेन कारण था वहाँ पर जो गोल्ड माइंस हैं, वहाँ पर जो सिल्वर और डायमंड की माइंस हैं, खदानें हैं, हीरे, लोहे, सोने और चांदी की, उसकी वजह से उस पर कब्जा जमा के रखा था और इसलिए वहाँ पर थे। तो उनका पूरा प्रभुत्व साउथ अफ्रीका में था। और इसी कंडीशन में नेल्सन मंडेला जैसे कई और लोगों को, जो काले लोग थे, जो निग्रो लोग थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उन लोगों के साथ बहुत सख्ती इन लोगों ने बरती। तो इस उसके बाद भी, इतना होने के बाद भी नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और मैंने ही ब्लैक यानी जो काले लोग थे, जो निग्रो लोग थे, कि वो संख्या में ज़्यादा है, तो उन लोगों का प्रभुत्व भी स्थापित ना हो जाए, उसके खिलाफ भी मैंने संघर्ष किया है। I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities। तो इन्होंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है, किसने? नेल्सन मंडेला ने, जिसमें सभी लोग मेल जोल के साथ रहें और सबको एक समान अवसर उपलब्ध हो। समान अवसर किस चीज़ के लिए उपलब्ध हो? समान अवसर अपने आगे बढ़ने के उपलब्ध हो। और इसीलिए कहते हैं कि मैं इसी आदर्श रहना और इसे पाना चाहता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए जान भी देने को तैयार हूं। किस आदर्श के लिए? कि सभी लोग बराबर हों, सभी लोग एक साथ मिलजुल रहें। ये एक्चुअली नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें 7 अन्य नेताओं को उनके साथ 64 में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी। और इसके साथ में अगले 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल जो थी उस वक्त मानी जाती थी, रोबेन द्वीप आइलैंड है रोबेन नाम का, वहां पर कैद किया गया था। तो यहाँ पर अपार्थेड या रंग भेद लगातार चलता जा रहा था, जिसके खिलाफ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, अपार्थेड मीन्स रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला और उसके सहयोगियों ने लगातार क्या किया? स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। एक्चुअली ये जो अपार्थेड है, रंग भेद, नस्ली भेदभाव, ये नस्ल के आधार पर, रेस के आधार पर भेदभाव किया जाता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर था। और ये व्यवस्था बेसिकली गोरे लोग थे, अंग्रेज, यूरोप के जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने अफ्रीका के ऊपर लादी थी। अफ्रीका मतलब मैं बोलूंगा तो अफ्रीका मतलब पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब दक्षिण अफ्रीका नाम का देश है ना। तो 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई जो यूरोप की कंपनियां थीं, जैसे भारत में कंपनी आई थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, और उसने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। वैसे ही कुछ यूरोप की कंपनियां आई और दक्षिण अफ्रीका को उसी तरह से हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसे कि उन्होंने भारत को बनाया। अब भारत में तो कम संख्या में आए थे अंग्रेज लोग, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा संख्या में गोरे लोग आए। कारण क्या था? वही हीरे और सोने की खदानें। और उन्होंने स्थानीय लोगों को, स्थानीय शासन जो भी था वहाँ पर, उसको अपने हाथ में ले लिया। और इसी रंग भेद या अपार्थेड ने उनको रंग के आधार पर राजनीति को भी बांट दिया, फिर बाद में पॉलिटिक्स को भी बांट दिया। ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, लगभग 75% लोग वहाँ पर साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोग हैं,
काले लोग रहते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग भारत से भी वहाँ पर गए थे जिनको काम करने के लिए ले जाया गया था। तो जो गोरे शासक थे, जो वाइट पीपल थे, जो यूरोप से आए थे, वो लोग सबको बहुत छोटा मानते थे, बहुत नीचा मानते थे कि ये हमारे लेवल के नहीं है, हमारे हिसाब के नहीं है, इसलिए इनको कोई भी पावर हमको नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। तो ये था अपार्थाइड सिस्टम बेसिकली। रंग भेद की ये जो शासकीय नीति थी, ये काले लोगों के लिए बहुत जबरदस्त दमनकारी थी। बहुत बुरी कंडीशन थी उन लोगों की। क्या होता था कि बिना परमिट के, बिना परमिशन के जो गोरे लोग थे, वो लोग कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन बिना परमिशन के, यानी परमिट जिसको कहते हैं ना, परमिट होना चाहिए। परमिट यानी परमिशन दी है सरकार ने, तो बिना परमिट के काले लोग कहीं पर भी काम नहीं कर सकते थे। और साथ में रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, है ना, सिनेमा घर, है ना, समुद्र का तट, समुद्र का। अरे अभी आप रुको एक मिनट। तुम लोग जल्दी आया करो, इतना लेट आओगे ना फिर कैसे काम चलेगा ना। 1:17 हो गया, फिर से मैं वहीं पर जाता हूँ। तो जितनी भी जगह थी, यहाँ तक कि बीचेस, समुद्र के जो किनारे थे वहां पर भी, स्विमिंग पूल में भी, इन सभी जगह पर, और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और कालों के लिए अलग अलग इंतजाम थे। यानी एक बीच बना हुआ है, जैसे समुद्र का बीच है ना। बीच, बीच का वर्ड इंग्लिश वर्ड है, एक हिंदी में भी बीच होता है। हिंदी में बीच का मतलब बीचों बीच। यानी 5 लोग बैठे हुए हैं, तो दो इस तरफ है, दो इस तरफ है, और जो तीसरे नंबर वाला होगा इधर से गिनो तो भी, इधर से गिनो तो भी वो बीच में आएगा। लेकिन समुद्र के बीच का मतलब वो बीच नहीं होता। समुद्र के बीच का मतलब होता है किनारा, है ना, सी बीच, है ना। तो किनारे, समुद्र किनारे भी अलग अलग होते थे कि एक किनारे पर केवल गोरे लोग जा सकते थे, एक किनारे पर काले लोग जा सकते थे। तो काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघरों में यानी चर्च में भी नहीं जा सकते थे। और काले लोगों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार जो उनको, उनके खिलाफ हो रहा था, उसका विरोध करने का भी अधिकार इनको नहीं था। तो 1950 से ही जो अश्वेत थे, जो काले लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, या और जो भारतीय मूल के लोग थे, भारत से जो लोग वहां पर काम करने के लिए गए थे, उन लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने कई विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें की। और इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन, एक संगठन था, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस कहा जाता था उसको ना, इसको लिख लेना, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। उसके नीचे ये लोग एकजुट हुए। ठीक है। इसमें से कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल थे। अनेक समझदार और संवेदनशील जो लोग थे, गोरे लोग कुछ समझदार भी थे, और इन अंग्रेजों को कुछ पावर भी देना चाहते थे। ठीक है ना। तो वो लोग भी इस अपार्थेड या रंग भेद को समाप्त करने के लिए एएनसी यानी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ में आए, और उन्होंने इस संघर्ष में इंपॉर्टेंट भूमिका, रोल अदा किया। अनेक देशों ने भी, दुनिया ने, ये तो साउथ अफ्रीका की आवाज पूरी दुनिया भर में भी जा रही थी। ठीक है ना। तो अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेतों को, उनकी हत्या की, दमन किया, अपना शासन जारी रखा। ये सब काम वहां पर होता रहा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज तुम लोगों को अगर ध्यान हो कि जो क्रिकेट के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था 92 में, उसमें साउथ अफ्रीका की टीम आई थी पहली बार। इसके पहले साउथ अफ्रीका की टीम, क्रिकेट टीम, कभी भी 92 के पहले कभी भी वर्ल्ड कप नहीं खेली। जबकि वहां पर क्रिकेट खेला जाता था, ऐसा नहीं कि नहीं खेला जाता था, क्रिकेट खेला जाता था, उनकी टीम थी। अब क्योंकि इंग्लैंड के लोग वहां पर, उन्होंने कब्जा करके रखा था, इंग्लैंड के कई खिलाड़ी भी वहां पर क्रिकेट खेलने जाया करते थे। जैसे आईपीएल होता है अपने यहाँ, वैसे वहां पर भी होता था। तो इंग्लैंड के कई खिलाड़ी भी वहां पर क्रिकेट खेलने जाते थे। तो कुछ खिलाड़ियों पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध भी लगा था कि इंग्लैंड से वो साउथ अफ्रीका खेलने जा रहे हैं, जो कि प्रतिबंधित है। क्योंकि साउथ अफ्रीका की सरकार दमनकारी थी, इसलिए पूरी दुनिया भर ने साउथ अफ्रीका की सरकार पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा के रखे थे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं एक नए संविधान की ओर। नया संविधान यहाँ पर कैसे बना, क्या क्या हुआ।
तो नॉर्मली क्या हुआ कि ये रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और विरोध बढ़ गया। तो जो वहाँ की सरकार थी उसको ये एहसास हुआ कि अब हम अगर जोर जबरदस्ती से काम करेंगे तो ये ठीक चलने वाला नहीं है, और पूरे इंटरनेशनली भी हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है। इसलिए इन सरकार ने, जो वहाँ की सरकार थी, गोरी सरकार थी, इनने अपनी पॉलिसी में सुधार लाना शुरू किया। भेदभाव वाले जो कानून बनाए थे उसको वापस ले लिया। काले लोग राजनीतिक दल नहीं बना सकते, इस पर जो प्रतिबंध था उसको हटाया गया। जो मीडिया था, मीडिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, उनको हटाया गया। और 28 वर्ष तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद किया गया। ठीक है, 28 साल बाद उनको आज़ाद किया गया था। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की रात दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बना। इसके पहले ये लोकतंत्र यहाँ पर नहीं था। ठीक है ना। कब बना? 94 में, 1994 में। तो रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिली जुली सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ? तो इसमें फिर जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने कहा, क्या कहा, एक इंपॉर्टेंट चीज कही थी इन्होंने कि ऐतिहासिक रूप से दो दुश्मन जो थे, हिस्टोरिकल एनिमीज, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह, एक काले लोग और एक गोरे लोग। एक काले लोग इसलिए गोरों को दुश्मन मानते थे कि गोरों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, और गोरे लोग इसलिए उनको अपना दुश्मन मानते थे कि हमारे कब्जे में सोने और हीरे की खदानें हैं और ये काले लोग हमसे छीन लेंगे। इसलिए ये ऐतिहासिक रूप से दुश्मन थे पिछले 200-300 सालों से। तो ये समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की अच्छाई पर भरोसा था और मानने को भी तैयार थे कि सामने वाली पार्टी, यानी अगर मैं मान लो अपन लोग काले लोग हैं तो गोरे लोगों की बात हम मानेंगे और गोरे लोग भी हमारी बात मानेंगे। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें, है ना। अच्छाई मतलब एक दूसरे पर विश्वास करना और साथ में सही काम करना, ऐसा न छोड़ें, और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये लोकतंत्र का बेस क्या है? जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तभी लोकतंत्र कायम रह सकता है। अगर हम विश्वास नहीं करते होते तो हम वोट डालने क्यों जाते? बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। वो क्यों वोट डालने नहीं जाते? क्योंकि उनको लगता है कि कोई भी जीतेगा, कोई भी इलेक्शन जीतेगा और वो उटपटांग काम ही करेगा। ये लोगों की मानसिकता है। तो भाई ऐसे लोग ही जाएं, खुद इलेक्शन में लड़ें, खुद चुनाव में खड़े हों, और लोकतंत्र में अगर उनको कुछ गड़बड़ियां लगती हैं तो उसको जाके संसद में सुधारें, है ना। तो हमको विश्वास करना सीखना चाहिए, हमको मनुष्य पर विश्वास करना सीखना चाहिए। ठीक है ना। यही चीज नेल्सन मंडेला ने कही थी। तो नया लोकतंत्र बना यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में और अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उनको वो भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। पिछले 200, 300, 400 सालों में जो भी हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं गोरों ने, उन सबको हमको भूल जाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हम सबको, सभी नस्ल, चाहे गोरी हो चाहे काली हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना, इनकी समानता हमको लानी चाहिए, लोकतंत्र तांत्रिक मूल्यों को लाना चाहिए, समाज में न्याय सबके साथ होना चाहिए, मानव अधिकार सबके ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से हमको दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करना है। एक पार्टी ने, यानी जो गोरों की पार्टी थी, उसने कई हत्याएं की, बहुत सारा दमन किया और उसके जोर पर शासन किया था। और दूसरी पार्टी जो ANC थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। जैसे भारत में आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी कांग्रेस पार्टी ने, उसी तरह से यहाँ पर भी इस पार्टी का नाम ANC यानी कांग्रेस नेशनल पार्टी था और उसने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। और नया नया संविधान जब बना तो मजे की बात यह है कि ये दोनों पार्टियां आमने सामने बैठी, दोनों पार्टियां, और आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, यानी 2 साल तक लगातार इन्होंने चर्चा की, बहस की, और उसके बाद जो संविधान बनाया, वैसा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। साथ ही इन लोगों ने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी दोनों के बीच में कि पहले जिसने चाहे जो किया हो, पहले गोरों ने हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार किया हो,
लेकिन अब जो भी समस्या होगी उसका समाधान हम सब लोग मिल बैठकर ही करेंगे, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो और दक्षिण अफ्रीका ने अपन ने बात की थी पहले कि एक प्रस्तावना होती है, कोई भी संविधान बनता है तो उस संविधान की प्रस्तावना बनती है और उस प्रस्तावना में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बेसिकली दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश प्रेरणा लेते हैं अफ्रीका के संविधान से। हालांकि बना अभी वो 1994 में बना है, कितने साल हो गए, 26 साल हुए हैं, फिर भी दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका के कई बातों को अपने संविधान में जगह दी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ तक कि उसको लोकतंत्र के मॉडल के रूप में भी देखा जाता है। यानी सोचो कितने जबरदस्त बात है कि दो अलग अलग ग्रुप के लोग जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वो दोनों ग्रुप आमने सामने एक साथ आकर बैठे और एक बढ़िया संविधान बनाया। और ऐसा संविधान बनाया कि दुनिया के कई देश उससे कई इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लेते हैं उनमें से, क्योंकि इनके बहुत कड़वे अनुभव थे, चाहे गोरों के रहे हों चाहे कालों के रहे हों। तो एक बढ़िया समाज इन्होंने बनाया। तो बेसिकली फिर नेल्सन मंडेला फिर एक बार कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरह तो यह पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री हो या पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, न गोरों का है न कालों का है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमको संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों संविधान चाहिए, संविधान क्या करता है। तो इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से आराम से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले, है ना, दमन करने वाले कौन थे, गोरे लोग थे, और दमन सहने वाले कौन थे, काले लोग थे। तो दोनों को ही एक समान हैसियत से रहना है ना। सोचो कितने, मतलब अगर हम अपने गांव की एक कंडीशन में देखें कि गांव में एक जमींदार है और उस जमींदार के घर में काम करने वाले कुछ मजदूर हैं, और ये दोनों जमींदार और मजदूर एक साथ आमने सामने की टेबल पर बैठें और चर्चा करें कि भाई अब से इस गांव में ऐसा ऐसा होगा, कितनी बड़ी बात होगी। ऐसी कंडीशन वहां पर हुई है ना। तो न तो जमींदार उन किसानों पर भरोसा करेगा और न किसान लोग जमींदार पर भरोसा करेंगे। ऐसे ही डर यहाँ पर भी था, गोरे लोगों के मन में भी और काले लोगों के मन में भी अलग अलग डर थे। और हमारे जो हित हैं उन हितों की भी रखवाली भी वो करना चाहते थे। जो बेसिकली गोरे लोग थे वो ये सोचते थे कि हम बहुमत में हैं, बहुमत का शासन, उसका जो मूल सिद्धांत है उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे सामाजिक रूप से वो बहुत मजबूत थे, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे, तो वो उतनी मजबूती चाहते थे, है ना, कि हम आर्थिक रूप से मजबूत बने रहें, हमारे प्रॉपर्टी को कोई न छीने, हमारे जो सामाजिक जो सोर्सेस हैं उनको कोई हमसे न छीने, ये सब वो लोग चाहते थे। और अल्पसंख्यक लोग जो थे वो गोरों को विशेष तौर पर अपने संपत्ति की और अपने अधिकारों की चिंता थी। तो जैसे अपन ने बात की पहले कि 2 साल तक बातचीत चली और इसके बाद दोनों लोग एक बीच का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मान गए कि चलो भाई तुम लोग भले 75% हो और वोट दोगे तो हो सकता है कालों की सरकार बने, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। काले निगरो लोगों की बात उन्होंने मान ली, है ना। गरीब लोगों के और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकार थे, उन पर भी वो सहमत हो गए। तो जो काले लोग थे, जो निग्रो लोग थे, वो लोग भी इस पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। जैसे भारत में कोई कानून बनता है तो लोकसभा में और राज्यसभा में उस पर बहस होती है, फिर वोटिंग होती है, और अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने उस पर हाँ कर दिया तो वो कानून बन जाता है। तो ये तो हो गया बहुमत का शासन, ठीक है ना। तो केवल बहुमत के आधार पर ही सब कुछ सारे फैसले नहीं होंगे। बहुमत के आधार पर काले लोग गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। तो ये समझौता इतना आसान नहीं था, इसलिए तो इतना टाइम लग गया। तो इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। एक तो समझौता मान लो हो गया,
लिखित में हो गया। अब इसको लागू कैसे करेंगे? जैसे भारत और चाइना का भी क्या सिस्टम चल रहा है कि भारत और चीन के बीच में पिछले 15 दिन में कम से कम 3-4 बार बातचीत हो चुकी है, तुम लोग अगर न्यूज़ सुनते हो तो हर बार चाइना मान जाता है कि ठीक है हमने मान लिया, और वो 2 कदम पीछे हटता है और 4 कदम और आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो समझौता तो लागू हो गया, लेकिन उसको निभाएंगे कैसे? तो इसके लिए पहली जरूरत है कि एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, कि निग्रो लोगों को गोरे लोगों पर और गोरों को कालों पर भरोसा हो। और मान लो भरोसा है भी, तो आज तो मान लो समझौता हो गया, जैसे मान लो कि तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच में झगड़ा हुआ। अब इस झगड़े में तुम्हारे घर के पेरेंट और उनके घर के पेरेंट दोनों बैठे और आपस में समझौता कर लिया कि भाई हम आज से मिलजुल कर रहेंगे, भाई भाई जैसे रहेंगे। अब वो हो गए बूढ़े, अब तुम लोग हो गए बड़े, अब तुम लोगों ने बोला कि नहीं ये समझौता गलत है, अब दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो गया। तो भविष्य में इसको तोड़ा नहीं जाएगा, इसकी भी क्या गारंटी है? तो ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें हुई हैं उन्हें लिखित में रख लिया जाए, है ना? रिटर्न रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल, है ना, उसको लिखित में रख लिया जाए, जिससे सभी लोग उन्हें मानने को बाध्य हों। फ्यूचर में शासकों का, यानी कौन सरकार में होगा, उनको कैसे चुनेंगे, इसके बारे में नियम तय किए गए। ठीक है ना? चुनी हुई सरकार क्या क्या काम करेगी, क्या क्या नहीं करेगी, ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। इन्हीं नियमों के लेकिन ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। अब दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वो कुछ बेसिक चीज़ों पर सहमत हुए, बेसिक चीज़ों पर, है ना? वो इस बात पर भी सहमत हुए कि नियम रूल्स जो भी संविधान में लिखा है वो सबसे ऊपर होगा और कोई भी सरकार इसको बदल नहीं सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं, है ना? संविधान क्या है? बुनियादी नियम जिनको लिखा गया है और उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको संविधान कहते हैं। ठीक है ना? अब ये संविधान बना यहाँ पर, तो संविधान की जो रचना हुई ये केवल दक्षिण अफ्रीका की खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लोग हैं यहाँ पर, और इसलिए दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों में फर्क रहता है। भाई हो सकता है कि जैसे मान लो एक परिवार की बात करें, अपन 4 लोग हैं परिवार में, तो 4 लोगों के मम्मी पापा भाई बहन, अब इन चारों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, है कि नहीं? तो हो सकता है उनके रिश्ते दूसरे देशों में, जैसे अमेरिका हो गया या इंग्लैंड हो गया, किसी दूसरे देश में जितने कड़वे रिश्ते दक्षिण अफ्रीका में है गोरे और कालों के बीच में, उतने कड़वे ना हो। लेकिन फिर भी लोगों के विचारों में फर्क तो होता है। ठीक है ना? लेकिन फिर भी जब ऐसा होता है तो हर संगठन के कायदे कानून होते हैं और संविधान होता है ना? उसके हिसाब से चलना होता है। उसके लिए दोनों पार्टी को, या 2 से ज़्यादा लोग अगर हैं, 2 से ज़्यादा अगर ग्रुप है, उन सबकी सहमति उसमें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो चाहे कोई क्लब हो या स्कूल हो, चाहे संगठन हो या पार्टी हो या फिर एक देश हो, हर चीज़ को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है। ठीक है ना? नवोदय विद्यालय चल रहा है, ये भी एक संविधान के तहत चल रहा है ना? इनका अलग संविधान है। एक सोसाइटी अगर तो तुम बनाना चाहोगे तो उसके लिए भी अपना एक संविधान बनाना पड़ेगा, बाय लॉज जिसको कहते हैं, कानून कुछ बनाने पड़ेंगे जिसमें हमको काम करना पड़ेगा। अब साथ में संविधान सबसे बड़ा कानून होता है, ये अनेक काम करता है ना? कौन कौन से काम करता है? ये 4 मेजर वर्क इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। जरूरी भरोसा और सहयोग, ठीक है ना? ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। जो भी एक साथ रह रहे हैं उनके बीच में भरोसा विकसित करता है और डेवलप करता है ना, और सहयोग की भावना विकसित करता है। पहले हो सकता है उनके बीच में लड़ाई दंगा हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी और कौन फैसले लेगा। ठीक है ना? कौन फैसले लेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब संविधान में लिखा होता है। थर्ड पॉइंट है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है कि सरकार क्या काम नहीं कर सकती, सरकार के अधिकार कितना है, और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। ठीक है ना? और चौथा पॉइंट है, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है कि हमारी ये इच्छाएं हैं। जैसे भारत का संविधान बना तो जिन लोगों ने भी बनाया उन लोगों ने अपनी इच्छाओं को उसमें रखा, तो वो केवल उनकी इच्छा नहीं थी, बल्कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उन सबकी इच्छा थी।
तो जिससे हमारे समाज का अच्छा समाज बने, जैसे भारतीय समाज अच्छा बने, ये सब उसमें शामिल था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये 4 काम संविधान करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि संविधान अनेक कौन कौन से काम करता है। ये चारों तुम लोगों को याद रखना है। और साथ में क्या होता है कि जिन देशों में संविधान है वो सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है ना। संविधान तो सभी देशों में है। अच्छा, मजे की बात ये मालूम क्या है, इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां पर संविधान ही नहीं है। वहां पर लिखित संविधान नहीं है। वहां पर जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के आधार पर काम होता है ना। और कई देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है ना। तो उन लोकतांत्रिक देशों में संविधान हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। वो ब्रिटेन की एक अलग बात है। क्या हुआ कि ब्रिटेन के राजा महाराजा थे 300-400 साल पहले, और वो धीरे धीरे जो वहाँ की पार्लियामेंट थी वो मजबूत होती गई। राजा के अधिकार कम होते गए, होते होते खत्म हो गए। अब अभी भी वहाँ पर राजा रानी होते हैं। ठीक है ना। इंग्लैंड में आज भी राजा रानी होते हैं। और इंग्लैंड का जो नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रगान है, वो भी गॉड सेव अवर नोबल किंग, ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करे, ऐसा राजा की रक्षा के लिए उनका नेशनल एंथम है। ठीक है ना। तो ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण कर लिया, है ना। फ्रांसीसी क्रांति हुई, वहां पर फ्रांसीसी लोगों ने एक संविधान बनाया। इसके बाद से चलन हो गया, एक सिस्टम बन गया कि कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है तो उसमें हम अपना संविधान बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरह